अगली सुबह आ गई थी जिसका सबको इंतज़ार था। वो साढ़े 6 बजे से तैयार थे। असफद ने सारा कुछ उनको समझा दिया था कि कैसे इंटर होगा और अपना सामान कैसे लेकर जाएगा। सारा कुछ वो एक दूसरे के साथ शेयर कर चुके थे। असफद ने अपना हुलिया कुछ हद तक बदल लिया था कि यूं ही लगे जैसे अजमेर के ख़ास आदमी होते हैं। अजमेर के फ़ोन से वो लोग असफद का हुलिया और बाकी की बातें जलाल को मैसेज कर चुके थे कि बाद में कोई मसला पेश ना आए उनके लिए। जो जगह जलाल ने बताई थी वह एक सुनसान इलाके में थी, जिसका फासला उनकी मौजूदा जगह से तकरीबन 20 मिनट के फासले पर था। तभी वो लोग घंटा पहले ही रेडी हो चुके थे कि बिल्कुल वक्त पर जाकर जलाल के ऊपर मज़ीद अच्छा इंप्रेशन डाल सकें। ओके, तो मैं अब चलता हूँ। बाकी तुम सब मेरे लिए दुआ करना और अलर्ट रहना। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। बाकी अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। असफद के नरम लहजे में बोली गई बात सुनकर सबके दिल में इसके लिए इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई और सब ने सच्चे मन से उसे दुआएं दी। यकीनन मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने ये किताब नाजिल की, और सालेह बंदों का वही पुश्त पनाह है। सबसे मिलता वो वहाँ से निकल गया और एक बस में बैठ गया। सारे रास्ते वो अपने करने वाले प्लान के बारे में सोचने लगा। वो कहीं से भी एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसकी एक छोटी सी गलती इनके इतने दिनों की मेहनत को ख़त्म कर सकती थी। तभी वो एक एक चीज़ को गौर व फिक्र से देख रहा था कि कहीं भी जलाल को इस पर शक न हो जाए। 20 मिनट की मुसाफा तय करने के बाद वो अपने मतलूबा पते पर पहुंच चुका था। वहां पर आकर वह गहरी निगाहों से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। इसने सामने देखा जहां से दो आदमी हाथों में बंदूक थामे उसकी जानिब बढ़ रहे थे। इसने फौरन से खुद को कंपोज किया और यूं जाहिर करने लगा जैसे वो वाकई ही अजमेर का आदमी हो। तुम हो वो? उन आदमियों को जैसे ही पहले इसकी आमद के बारे में बता दिया गया था और उसका हुलिया देखकर उन्हें यकीन हो गया था ये वही है जिसको अजमेर ने भेजा है। जी जी साईं, हम ही हैं वो जिसका तुम लोगों को इंतज़ार है यारा। अपना लहजा तब्दील करते वो शौक होकर बोला। उन दो आदमियों ने नागवारी से उसे देखा। तलाशी दो अपनी, उन्होंने सख्त लहजे में कहा तो इसने अपने बाजू ऊपर फैलाए। जब उन दोनों ने तसल्ली कर ली तो वो पीछे हट गए। मोबाइल फ़ोन वो इसके पास देख चुके थे, मगर जलाल अजमेर के आदमियों पर इतना तो भरोसा कर सकता था कि इसे मोबाइल अलाउ कर दे। तभी उन्होंने इसे कुछ नहीं बोला। उसने ब्लूटूथ कनेक्ट किए थे जिससे वो अपने साथियों के साथ राब्ते में था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो एक एक चीज़ को, एक एक रास्ते को बारीकी से देखने लगा और ज़ाहिर यूँ करवा रहा था जैसे इसे इन सब चीज़ में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। कुछ दूर चलकर वो आदमी इसे एक ऐसे कमरे में ले आए और इसको अंदर जाने का इशारा किया और बाहर खुद पहरेदारी की तरह खड़े हो गए। असफद यार भी इनके कहने पर कंधे उचकाकर अंदर की जानिब बढ़ने लगा। अंदर आया तो जलाल एक कुर्सी पर आके मुंदे लेटे हुए अंदाज में बैठा था। इसको देखकर असफद यार की आंखों में नफरत ही नफरत बढ़ने लगी, मगर अभी से खुद पर काबू करना था। तभी खुद को नॉर्मल किया। सलाम साईं। असफद इसके करीब जाकर हाथ बांधे सर झुकाकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ सुनकर जलाल ने धीरे से आंखें खोली और उसे देखा और गहरी निगाहों से उसका जायज़ा लेने लगा, मगर इसे असफद के अंदर कुछ भी मशकूक नहीं लगा। तभी वो मुतमईन हुआ। तो तुम हो अजमेर के वो आदमी। नाम क्या है तुम्हारा? जलाल ने इसे देखकर पुरस्रार लहजे में कहा। साईं, वैसे तो सब प्यार से शानू बुलाते हैं, मगर मेरा नाम काशिफ है। असफद ने अपने लहजे को बिल्कुल नॉर्मल रखते कहा। हालांकि इस वक्त वो खुद पर कैसे काबू किए हुए था ये वही जानता था। शानू, तो तुम अब पूरी तरह एहतियात से सारा काम करो। मेरे आदमी तुम्हें बेसमेंट तक ले जाएंगे। वहाँ पर मौजूद लड़कियों को तुमने आने वाली गाड़ियों में बिठाकर आराम से उस खुफिया रास्ते तक लेकर जाना है, और याद रहे कोई होशियारी मत करना। जलाल ने उसे सारा काम बताया जो कि वो संजीदगी से सुनता रहा। आखिर में जलाल के लहजे में मौजूद वार्निंग वो महसूस कर गया। तभी सर हिलाकर इसने इशारा करने पर वो वहाँ से चला गया। वहाँ से निकलने के बाद वो दो आदमी इसको बेसमेंट की तरफ ले गए जहाँ वो लड़कियाँ कैद थी। बेसमेंट में आकर तो मानो उसका खून खोलने लगा। दिल की इन सब की चमड़ियाँ उखेड़ कर रखते और ऐसी जालिम मौत मारे कि उनकी रूह भी कांप उठे, मगर अभी वो ये सब नहीं कर सकता था। उसे सही वक्त के आने का इंतज़ार था। बेसमेंट में मौजूद सारी लड़कियां एक दूसरे में सिमटी रोती अपने लिए खैर मांग रही थी, जबकि इन सब मर्दों की गंदी हवस भरी निगाहें इनके वजूद में गड़ी जा रही थी। असफद यार पर मुश्किल ये मंजर बर्दाश्त कर पाया और ये हरगिज़ न समझना कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल है। वो तो इन लोगों की इस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सूरह इब्राहिम 42। इन सब को देखकर असफद यार के दिमाग में कुरान पाक की आयत आई तो दिल अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करके मुतमईन हुआ। जो कुछ भी था
अल्लाह तो देख रहा था ना। वो तो इन सब से गाफिल हरगिज़ नहीं था। और दुनिया के अजाब से ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक है जहन्नुम का अजाब। और हमने जहन्नुम के लिए और हमने जहन्नुम के लिए पैदा किए हैं बहुत से जिन और इंसान। इनके दिल तो हैं, लेकिन इनसे गौर नहीं करते। इनकी आंखें हैं, मगर इनसे देखते नहीं। और इनके कान हैं, मगर इनसे सुनते नहीं। ये चौपायों की मानिंद है, बल्कि इनसे भी गए गुजरे। यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं। एक और जगह पर है तर्जमा। हाँ, जिसने मुंह फेरा और कुफ्र किया, तो इसे अल्लाह बहुत बड़ा अजाब देगा। बेशक हमारी ही तरफ उनका लौटना है। फिर बेशक हम ही इनका हिस्सा फिर बेशक हम पर ही इनका हिसाब लेना है। इन सब के अंजाम को सोचकर वो खुद ही मुतमईन होता जा रहा था। फिर वो धीरे धीरे इन लोगों के साथ मिलकर इनकी बताई हुई बातों पर अमल करने लगा। आदिल, तैयार हो जाओ तुम लोग। आदिल, तैयार हो तुम लोग। असफद अपने काम में लगी धीमी आवाज़ में अपने साथ कनेक्ट हुए आदिल से सवाल कर रहा था। हाँ, हम तैयार हैं और कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। आदिल ने गेट पर खड़े दो पहरेदारों को देखते कहा। वो सब इस वक्त पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। ठीक है, फिर अभी अटैक मत करना, जब मैं तुम्हें कहूँ तभी करना। असफद ने नज़रें इधर उधर घुमाते कहा। चलो ठीक है, हमें इंतज़ार है। आदिल की बात सुनकर इसने गहरा सांस भरा और मौके की ताक में रहने लगा। अभी वो कुछ करता कि इसे दूर से जलाल अपनी जानिब आता दिखाई दिया। इसे देखकर असफद यार फ़ौरन से चौकन्ना हुआ और ख़ुद को संभालता सीधा होता काम की जानिब मुतवज्जा हुआ। अरे साईं, आप क्यों आए हैं यहाँ? मुझे बुला लिया होता अगर कोई काम था तो। असफद इसको देखते मसनूई खुश दिली से बोला था। अरे नहीं, बस मैं काम देखने आया था। वैसे अजमेर ने सही तारीफ़ की थी तुम्हारी, काफ़ी ज़हीन हो तुम। कुछ ही देर में सारा काम संभाल लिया। जलाल ने दिल से उसकी तारीफ़ की। वो वाकई ही असफद यार के काम से मुतासिर हुआ था। अरे नहीं साईं, ये तो आपका बड़ा दिल है, वरना मैं कहाँ इतना। असफद ने मुस्कुराहट सजाए असफद ने मुस्कुराहट सजाकर कहा। चलो, अब तुम लोग धीरे धीरे लड़कियों को ट्रक में डालते जाओ, वक्त कम रह गया है। जल्दी जल्दी काम शुरू करो। जलाल ने वक्त देखते जल्दबाजी में कहा। असफद यार ने नफरत से उस घटिया वजूद को देखा। जलाल इसको काम बोलकर वहाँ से चला गया, जबकि असफद यार ने एक बार फिर से सारे लोगों को देखा जो इस वक्त काम की वजह से अलर्ट नहीं थे। सभी इस वक्त सब इस वक्त मसरूफ़ थे। किसी के भी जहन में ये बात नहीं थी कि कोई अचानक उन पर हमला कर देगा। असवद को यही मौका लगा कि इन पर अटैक करना ठीक होगा। आदिल, 5 मिनट के अंदर अंदर अटैक करो, असवद ने हल्का सा साइड पर हटते कहा। आदिल इसकी बात सुनकर फ़ौरन से अलर्ट हुआ और अपने बाकी साथियों को इशारा करने लगा। आदिल और अरहान ने फ़ौरन से सामने खड़े दो पहरेदारों को निशाना बांधा और उनको मौत की घाट उतारा। इन और फ़ौरन से तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ने लगे। इस गेट से अंदर चले गए। जलाल के आदमियों ने जब कुछ लोगों को अंदर आते देखा तो इन पर हमला करना चाहा, मगर इससे पहले ही इनके बंदूकों से निकलती गोलियां इनके वजूद में धंस गई थी। आदिल ने दूर से असफद को देखा और फ़ौरन से बचते बचाते इसके थोड़ा सा करीब होते एक बंदूक जो असफद यार के लिए लाया था उसकी जानिब उछाल दी। असफद यार ने तेज़ी से बंदूक थाम कर उनका साथ देना शुरू किया। जलाल ने जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन से घबराते बाहर आया। बाहर का मंजर देखकर इसकी आंखें फटने की हद तक फैल गई थी। इसने नज़रें घुमाकर जब देखा तो इसने नज़र घुमाकर जब असफद को देखा तो वो इसे अपने ही आदमियों को मारते नजर आया। यह सब देखकर इसका सर चकरा गया। इसने तेज़ी से भागने की कोशिश की। इसने जैसे ही कदम मोड़े असफद यार की नज़र इस पर पड़ गई। इसको भागते देख असफद यार के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई। इसने फ़ौरन से इसकी टांग का निशाना बांधा और इसकी टांग पर फायर किया। गोली लगते ही इसके मुंह से दिल खराश चीख निकली और वह लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। इसके पाँव से खून का फवारा निकलना शुरू हुआ। इसके गिरते ही दो ऑफिसर्स ने इसे घेर लिया और बाकी सब ने इन लोगों को जहन्नुम वसल कर दिया। एक नज़र सब पर इर्द गिर्द डालकर मुतमईन से मुस्कुराहट लिए एक दूसरे को देखने लगे। सब यकदम से ज़मीन पर बैठकर अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गए। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे जिसने इन्हें फ़तह नसीब की थी। जलाल साकित से निगाहों से सबको देख रहा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें फ़तह नसीब की और बुराई को ख़त्म करने का एक ज़रिया बनाया। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। असफद ने मुस्कुराते कहा। इस वक्त वो बेहद खुश था। सर, अब इसका क्या करना है? इन ऑफिसर्स ने जलाल की जानिब देखते कहा जो बहुत खौफजदा लग रहा था। सबसे पहले तो इन सब लड़कियों को निकालो और बहिफाजत उनके घर पहुंचाना है हमें, और बाकी इसको और अजमेर को आईएसआई की दूसरी टीम के हवाले करेंगे। बाकी वो जाने और ये जाने। असफद ने इसके वजूद को नफ़रत से देखते मज़े से कहा, जबकि आईएसआई के नाम पर जलाल की आंखें फटने की हद तक फैल गई थी।
इसे अब अपना अंजाम वाज़ेह दिख रहा था। इन सब ने वापस आने की तमाम तैयारियां कर ली थी। वो सब अचानक जाकर अपने घर वालों को सरप्राइज़ करना चाहते थे। अजमेर और जलाल को पहले कुछ ऑफिसर्स के हाथों भेज चुके थे कि अब इनका जो हाल होना था वो तो सोच कर ही रूह काँप जाती। वो सब कुछ देर के बाद निकलने लगे। असवद ने तो वैसे ही सब कुछ तैयार कर लिया था, इसलिए कुछ ही देर में अपना माइंड सेट करके वो बाहर निकल आया ताकि थोड़ा घूम सके। इन खूबसूरत गलियों में घूमते असवद यार की नज़र चूड़ियों के स्टॉल पर पड़ी। इसने बेसाख्ता अपने कदम उनकी जानिब बढ़ाए। जी साहिब, कौन सी साइज़ की चूड़ियाँ दूँ? चूड़ियों वाले ने इश्तियाक से असवद को चूड़ियाँ देखते कहा, तो असवद का ध्यान उसकी जानिब गया। उसकी बात सुनकर वो परेशान हुआ, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि लैला के हाथ का साइज़। मगर फिर अंदाज़ा लगाते इसने ब्लू कलर की चूड़ियाँ ली। अंदाजे के मुताबिक इस साइज़ की चूड़ियाँ तो इसे फिट आ ही जाती। अब वो इसे फिट आनी थी या नहीं, ये तो जब लैला पहनती तब पता चलता। लैला के ख्याल से इसके होंठ मुस्कुराहट में डले, दिल में गुदगुदी हुई। अभी वो कुछ सोचता कि फ़ौरन से आदिल बोतल के जिन की तरह नमूदार हुआ। वाह जी वाह, असफी चूड़ियाँ कब से पहनना स्टार्ट की तुमने? आदिल ने मसनूई हैरत से उसे देखते कहा था। असफत को कहीं ना पाकर वो भी इसी बाजार में आ गया। उसकी बात सुनकर असफत ने दांत पीसते से देखा था। मेरा दिमाग ना ख़राब करो, असफत ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते कहा। उसकी बात पर आदिल हंस दिया था। वैसे किसके लिए ले रहे हो ये चूड़ियाँ? हाँ, आदिल ने से चूड़ियाँ पकड़े मुस्कुराते देखा। तभी मशकूक अंदाज में से देखते बोला था। इसके अंदाज पर असफत यार गड़बड़ाया था। किसके लिए लेनी मैंने? जाहिर सी बात है हाले के लिए लेनी है। आदिल से सही बात छुपाते असफत ने निगाहें चुराई। अच्छा। आदिल इसकी बात से मुतमईन तो नहीं हुआ, मगर फिर भी बोला। असफत ने फ़ौरन से वो चूड़ियाँ पैक करवाई और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते चले गए। एक लंबे तवील से सफ़र के बाद वो अपने शहर पहुँचे। गाड़ी से उतरकर सब ने एक गहरी सी सांस अपने सीने में भरी और एक बार फिर से अपने शहर को आ गए थे। इन्हें तो ये लगा था शायद ज़िंदगी इतना मौका भी ना दे। ओके जेंटलमैन्स, अब सब अपने अपने घर को जाएं और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, असवद उनके जानिब नरम लहजे में मुस्कुराते हुए कहने लगे। इसकी बात पर सब सर को खम करते मुस्कुराए थे। इसके बाद अपने अपने राह को चल दिए। असवद जब अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ तो मुस्कुराया और धीरे से चलते इसने चाबी से घर का दरवाज़ा आराम से खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर से सकीना और हाले की आवाज़ें आ रही थी, जो शायद किसी बात पर लड़ रही थी। असवद ने आंखों से मुस्कुराते असवद ने आंखों से मुस्कुरा असवद यार आंखों से मुस्कुराया। कितना तरस गया था वो इन आवाज़ों को सुनने को। अम्मी प्लीज़ दे दे ये मुझे, हाले ने मुंह बनाकर कहा। हाले, मेरा दिमाग मत खाओ, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो और ये मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाना शुरू कर दिया है तुमने, सकीना बेगम ने गुस्से से कहा। भाई क्या हो गया है अम्मी? असफर ने अचानक से सामने आते कहा। ये देखो असफी, ये सकीना बेगम बेध्यानी में बोल रही थी कि अचानक उनका मुंह असफत को सामने देखकर खुल गया। यही कुछ हाल हाले का भी था। असफी, वो दोनों फ़ौरन से उसके करीब आती उसके गले लगी थी। कैसा है मेरा बेटा? सकीना बेगम ने नम आंखों से मुस्कुरा कर कहा। बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। असफत के कहने पर सकीना बेगम उसका माथा चूमकर उससे दूर हुई। असफी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? हाले ने उसके गले लगते शिकवा कना लहजे में कहा तो असफत ने इसके सर पर लब रखे थे। मैंने भी तुम मैंने भी तुम सबको बहुत याद किया, असफत ने कहा तो वो उससे दूर हुई। मिशन कैसा गया? हाले ने पूछा तो उसने मुस्कुराते आंख विंक की। भाई कैसा जा सकता है? असफर की बात पर वो मुस्कुराई और उसके बाद वो लोग दोबारा से अपनी छोटी सी दुनिया में मसरूफ़ हो गए और उन गुज़रे दिनों का हाल अहवाल सुनने और सुनाने लगे। ज़ुहान लाला, लैला ने उसके कंधे पर सर रखते मुंह बनाकर कहा तो ज़ुहान उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। हाँ गुड़िया, क्या हुआ? ज़ुहान उसके ढलकते दुपट्टे को सर पर ठीक करते कहने लगा। मैं बोर हो रहा है, लैला ने मुंह बनाकर कहा तो वो हंस दिया। अच्छा, और मेरा बेटा क्यों बोर हो रहा है? ज़ुहान ने मुस्कुराहट जब्त करते पूछा। पता नहीं बस, लैला कह रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से इसकी आंखों पर अपने हाथ रखे। अरहान लाला, लैला ने बगैर देखे इसके हाथ हटाते चीखते कहा। उसकी चीख पर सुहान और अरहान दोनों ने कान बंद किए, जबकि रज़िया बेगम भी अपने कमरे से निकल आई और अरहान को सामने देखकर आंखों में आंसू लिए उसके करीब आई। मेरा दिल, रज़िया बेगम उसके करीब आई और उसको अपने गले से लगाया। अरहान भी आंखें बंद किए अपनी माँ के लम्स को महसूस कर रहा था, जिसके लिए वो इन 10 दिनों में बहुत तरस गया था। मोरे, हमको भी मिलने दो ना, लैला ने मुंह बनाकर कहा तो रज़िया बेगम आंसू साफ करते हंसकर अरहान से दूर हुई। तभी लैला इससे मिलने लगी। इसके बाद ज़ुहान उससे मिलने लगा।
काफ़ी देर तक सब इसके गिर्द ऐसे ही जमा थे जैसे वो 10 दिन के बाद नहीं बल्कि साल के बाद आया हो, मगर इन सब के लिए तो वो सब साल के भी बराबर था। इस वक्त वो तीनों अरहान ज़ुहान के कमरे में थे, सारी स्टोरी सुन रहे थे इससे। लाला, तुमने कहा था कि जब तुम आएगा तो फिर तुम्हारी शादी होगा ना? लाला, तुमने कहा था ना कि जब तुम आएगा तो फिर तुम्हारा शादी होता है ना? अरहान की शादी का याद आते ही इसने फ़ौरन से खुशी से उछलते कहा। ज़ुहान और अरहान कितनी खुशी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ बिल्कुल, लाले की जान, क्यों नहीं? अरहान ने इसके गाल खींचे थे। अच्छा, तुमने लड़की का नाम नहीं जानना? अरहान ने आंखों में शरारत लिए कहा तो ज़ुहान ने फ़ौरन से लाला की जानिब देखा कि कहीं वो कुछ गड़बड़ न कर दे। हाँ लाला, बताना। लाला ने नकली एक्सप्रेशन चेहरे पर सजाए कहा था। नैन, अरहान ने मुस्कुरा कर कहा। अरे वाह, सच में लाला, मैं बहुत खुश हूँ। लाला ने अपनी जानिब से पूरी कोशिश करते यूं वाज़ेह किया जैसे वो पहली बार सुन रही थी। ये कुछ असली नहीं लग रहे मुझे। अरहान को इसके रिएक्शन पर शोभा हुआ, क्योंकि वो जानता था घंटा तो वो खुशी से पागल रहती, मगर इसे क्या पता था कि ये सब वो पहले ही कर चुकी थी। 1 मिनट, तूने ये बताया है ना इसे? एकदम ज़ुहान के जानी मुड़ते इसने खतरनाक एक्सप्रेशंस लिए कहा तो ज़ुहान गड़बड़ा गया। न न नहीं, मैं क्यों बताऊंगा लैला? लैला बताओ कि लाला को मैंने नहीं बताया। ज़ुहान ने अपनी जान बख्शी के लिए लैला की जानिब देखते मीसनी सी मुस्कुराहट लिए कहा था। हाँ हाँ लाला, मुझे तो ज़ुहान लाला ने नहीं बताया, वो तो अभी भी तुमने बताया है। लैला की एक्टिंग शायद कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तभी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले, मगर अरहान सब कुछ समझ चुका था। तभी खतरनाक तेवरी लिए इसने ज़ुहान को पकड़ा और अपना सारा गुस्सा निकाला, जबकि ज़ुहान बेचारा तो अपना बचाव करता ही रह गया। बदतमीज़, तूने मेरा सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। अब देख, अरहान ने दांत पीसते कहा तो ज़ुहान गड़बड़ाया था। वो जानता था कि अब अरहान क्या करने वाला है। लैला, तुम्हें पता है ज़ुहान किसको पसंद करता है? और वो कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारी दोस्त हाले है। अरहान ने ज़ुहान के कुछ भी समझने से पहले फ़ौरन से जल्दी जल्दी बोल दिया। उसकी बात सुनकर लैला का मुंह खुल गया। उसे कम अज़ कम ज़ुहान से ये उम्मीद नहीं थी, जबकि ज़ुहान अब शर्मिंदा सा अपनी नज़रें इधर उधर कर रहा था और लैला बस आंखों में अफसोस लिए उनको घूर रही थी। क्या ऐसे घूर क्यों रही हो? अरहान ने इसे कब से खुद को घूरते पाकर कहा। वो इसलिए कि तुम लोग कितना मीसना है, हमारे ही दोस्तों को पसंद कर बैठा है। आइंदा मैं अपने किसी दोस्त को घर तुमसे मिलवाने नहीं लाएगा, क्या पता तुमको वो भी पसंद आ जाए। लाला ने मुंह बिगाड़ कर कहा, जबकि इसकी बात पर अरहान और ज़ुहान दोनों का मुंह खुला रह गया था। इन्हें समझ नहीं आई कि लाला ने इन्हें क्या कह दिया है। लाला, दोनों बात को समझते साथ एक साथ चीखे। जाहिर सी बात थी इस बात पर तड़प उठे थे वो दोनों। अब ऐसा भी नहीं था कि वो दोनों ऐसे ही थे, मगर क्या करते। मोहब्बत ही ऐसी लड़की से हुई जो इसकी बहन की दोस्त थी, इसमें इनका कसूर तो नहीं था ना। काफ़ी देर वो लोग बैठे आपस में बातें करते रहे और लैला तो अभी से बैठकर शादी के लिए क्या क्या लेना था सब गिनवा रही थी, जो दोनों ही सर को कम करते सुन भी रहे थे। सुबह की नई किरण निकल आई थी जो अपने साथ ढेरों सारा सुकून और खुशियाँ लाई थी। कुछ गम भी थे, मगर गम के बाद खुशी भी तो आती है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे हर परेशानी के बाद खुशी और सुकून भी आता है। तो कभी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। इस वक्त सारे डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। तभी खानज़ादा साहिब की आवाज़ ने इन सब के दरमियान मौजूद खामोशी को तोड़ा। हाँ तो अरहान, कुछ कह कर गए थे शायद तुम, इस बारे में संजीदा हो या नहीं? खानज़ादा साहिब ने संजीदगी से कहा तो सब उनके जानिब मुतवज्जे हुए। जी अबू, मैं संजीदा हूँ, अरहान ने कहा तो वो सर हिलाने लगे। तो फिर बताओ कौन है वो? खानज़ादा साहिब ने नवाला मुंह में डाला तो अरहान की हालत अजीब हो गई। इसे समझ नहीं आई कि वो अभी ने कैसे बताए। इसने मुल्तजी निगाहों से लैला की जानिब देखा जो उसकी मुश्किल को समझ गई थी। ज़ुहान भी इनको बताना चाहता था, मगर अरहान जब नहीं बता पा रहा था तो इसे खुद अपने आप पर भी यकीन नहीं था कि नहीं बता पाएगा। लैला ने एक नज़र अरहान और फिर ज़ुहान को देखा। अबू, वो अरहान लाला ना नैन से शादी करना चाहता है और हम अरहान के साथ साथ ज़ुहान लाला की शादी भी करा देता है। क्या कहता है तुम लोग? लाला ने दोनों की मुश्किल आसान करते कहा तो खानज़ादा साहिब ने आंखें तिरछी किए इन्हें देखा था। ज़ुहान ने भी किसी को पसंद किया हुआ है क्या? खानदान साहिब अपने बच्चों से अच्छी से वाकिफ़ थे, तभी बोले। हाँ हाँ अबू, लाला ने कहा। वाह वाह माशाल्लाह। खानज़ादा साहिब की तंज़ी आवाज़ पर वो दोनों शर्मिंदा हुए, जबकि लैला को तो अपना कहका रोकना मुश्किल लग रहा था। चलो ठीक है, फिर 1-2 दिन तक हम नैन के घर रिश्ता लेने जाते हैं, फिर जब इसके बाद ज़ुहान जहाँ बोलेगा शादी की तारीख एक ही रखेंगे दोनों की।
खानज़ादा साहब की बात पर दोनों पुरसुकून हुए और सर झुकाए मुस्कुराने लगे। अगला दिन तनु हो चुका था और आज वो लोग नैन के घर रिश्ता ले जाने वाले थे। अरहान से तो अपनी खुशी संभल रही थी। इसे यकीन था कि इसके अब्बू इनकार नहीं करेंगे। खानज़ादा साहब ने इनको बोला था कि आज वो लोग अरहान का रिश्ता लेकर जाएंगे और फिर इससे अगले दिन जोहान का रिश्ता, जहाँ वो कहेगा वहाँ लेकर जाएंगे। नैन बच्चे, जाओ जाकर दरवाज़ा देखो कौन आया है। चुनाकि आज संडे था, तभी आया साहिब और नैन दोनों ही घर पर मौजूद थे। दरवाजे की आवाज़ सुनकर वह अखबार से अपना चेहरा हटाते नैन से बोले, जो अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। अयाज साहब की बात सुनकर वह सर हिलाती उठकर खड़ी हुई और दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। जब इसने दरवाज़ा खोला तो सामने रज़िया बेगम, खानज़ादा साहिब और लैला को देखकर काफ़ी हैरान हुई। अरे अंकल आंटी, आप लोग आए, अंदर आए, नैन ने खुशदिली से रास्ता छोड़ते कहा। तीनों मुस्कुराकर इसको देख रहे थे। नैन बेटा, कौन आ अयाज साहिब जो नैन को आता देखकर बोल रहे थे, अचानक इनके पीछे खानज़ादा साहिब, हुरैम और रज़िया बेगम को देखकर इनकी बात मुंह में ही रह गई और उनको देखकर वो उठ खड़े हुए। अरे आप लोग आए, बैठे, अयाज साहब खुशदिली से बोले तो वो मुस्कुराते वहाँ सोफे पर बैठ गए। नैन बेटा, जाओ कुछ बना कर लाओ, अयाज साहब ने कहा तो वो सर हिलाते वहाँ से उठकर चली गई। दिल थोड़ा सा घबरा रहा था, शायद थोड़ा बहुत तो वो इनके आने का मकसद समझ ही गई थी। और बताएं भाई साहब कैसे हैं? अयाज साहिब इनकी जानिब मुतवज्जा होते बोले थे। भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? खानज़ादा साहब मुस्कुरा कर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप कैसी हैं भाभी? लैला बेटा आप कैसे हो? अयाज साहब ने इनके भी हाल अहवाल पूछते हुए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, वो मुस्कुराते नरमी से बोली थी। भाई साहिब, हमें पता है कि आप हमें यूँ अचानक यहाँ देखकर हैरान तो हुए होंगे, मगर मगर अभी हम आपको मज़ीद हैरान करने लगे हैं क्योंकि हम नैन का हाथ मांगने आए हैं। खानज़ादा साहब ने बात का आगाज़ करते कहा तो अयाज साहब वाकई भी काफ़ी हैरान हुए थे, जबकि अपनी बेटी के लिए इतने अच्छे रिश्ते को देखकर उनकी आंखें भी नम हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि नैन को इनसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। मगर फिर नैन का ख्याल आते वो थोड़ा सा परेशान हुए। भैया आपने इस काबिल समझा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मगर मुझे बस नैन को मगर मुझे बस नैन की परेशानी है, वो मानेगी कि नहीं? अयाज साहब ने अपनी खुशी का इजहार करते साथ ही परेशानी का भी इजहार किया था। अरे अंकल, तुम नैन का फिक्र नहीं करो, हम अभी इससे पूछ कर आता है। लैला फ़ौरन से बोलती किचन की जानिब बढ़ने लगी, जबकि अयाज साहिब मुस्कुराए थे। वो जानते थे कि लैला इसे मना लेगी और वाकई ही ऐसा हुआ। कुछ देर के बाद लैला मुस्कुराते वापस आई। देखा अंकल, हमने तुमको बोला था ना हम उसको मना लेगा, उसने हाँ कर दिया है। लैला ने कहा तो सबको सुकून का सांस आया और फिर इसी तरह इन लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया। शादी की तारीख इन लोगों ने बाद में तय करने का सोचा था। लैला तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि इसकी दोनों दोस्तें इसकी भाभी बनेंगी और जितना अपनी खुशी का इजहार करती इतना ही कम था। लाला खुश हो जाओ, हाँ कर दिया है उन्होंने, लाला ने घर में दाखिल होते सोफे पर बैठे अरहान को देखते खुशी से कहा, जो फ़ोन यूज़ कर रहा था। उसकी बात सुनकर अरहान की खुशी तो बहुत हुई थी, मगर इसने जाहिर नहीं की। हाँ भाई, मुझे तो पता था हाँ ही होनी है, जाहिर सी बात है, अब मुझे कोई इनकार कर सकता है क्या? इतना हैंडसम जो हूँ। अरहान ने फ़खरिया अपने कॉलर झाड़े। हाँ भाई, कुछ ज़्यादा ही, खानज़ादा साहिब सामने बैठे तंज़िया लहजे में कहने लगे तो वो खज्जल हुआ और शर्मिंदा शर्मिंदा हंस दिया था, जबकि इसको देखकर लैला कैका लगाकर हंस दी थी। हाले, तुम्हें पता है हम लोग आज अरहान भाई का रिश्ता लेकर गया था नैन के लिए। लैला ने फ़ौरन से हाले को कॉल की। खुशी से कहा तो हाले को खुशगवार हैरत हुई। अरे वाह भाई वाह, लैला मुबारक हो, मतलब तुम्हारी बचपन की दोस्ती तुम्हारी भाभी बन गई। हाले ने खुश होते मुस्कुरा कर कहा तो लैला भी हंस दी। हाँ ना, मैं भी तो तब हाँ ना, मैं भी तो तभी खुश हो रहा है। और तुम्हें पता है कल हम जोहान भाई का रिश्ता लेकर जाएगा। लैला ने खुश होते कहा था, मगर ये बात फिलहाल पेट में ही रखी कि इसका इसी का हाथ मांगने जा रहे हैं। जबकि इसकी बात सुनकर हाले के दिल को ना जाने कुछ हुआ, मगर फिर फ़ौरन से सर झटक गई और लैला के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। अगले दिन का सूरज चढ़ चुका था और वो सब तकरीबन दिन के 2 बजे जाने का सोच रहे थे। जोहान का तो सोच सोच कर बुरा हाल होता जा रहा था कि अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो, मगर फिर भी दुआएं करता वो दिल को तसल्लियां दे रहा था। जिस दिन मैं और तुम लोग मिलेंगे वो दिन सदी का सबसे खूबसूरत दिनों में शुमार होगा। तुम्हारा मेरा रूबरू आना वक्त के बेहतरीन लम्हों में से एक बेहतरीन लम्हा होगा। वो सब निकल गए थे और इस वक्त हाले के घर के बाहर थे। लाला ने बेल बजाई तो कुछ ही देर में दरवाज़ा खोला, जो कि असफद ने खोला था। असफद अपने सामने लैला और इसके घर वालों को देखकर काफ़ी हैरान हुआ था, जबकि लैला ने इसे देखकर मुंह फेरा, जैसे नाराज़गी जाहिर की हो।
जबकि इसे देखकर असफद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। असफद ने फ़ौरन से होश में आते इसके घर वालों का ख्याल करते उनको अंदर बुलाया। हाले तो इनको अपने घर देखकर काफ़ी हैरान हुई थी, मगर लैला की बात याद आने पर मज़ीद हैरान हुई। साथ ही साथ दिल की धड़कनें भी अरूज पर थीं। लैला के घर वालों ने सकीना बेगम और कबीर साहिब से बात की तो उन्होंने कुछ वक्त मांगा सोचने का। जबकि असफद यार को इस रिश्ते से कोई मसला नहीं था। वो जानता था कि ज़ुहान एक अच्छी नेचर का लड़का है, मगर इस वक्त इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाले की रजामंदी थी। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद वो लोग वापस चले गए और साथ ही साथ दुआएं करने लगे कि इनकी तरफ से हाँ हो जाए। अम्मी, मैंने नहीं करनी शादी, हाले ने बैठे मुंह बनाकर कहा। तो सकीना बेगम ने से घूरा। क्यों? क्यों नहीं करनी? हाँ, और वैसे भी क्या मसला है तुम्हें इस रिश्ते से? अच्छा खासा लड़का है। सकीना बेगम ने इसके इनकार पर भड़कते कहा तो वो मजीद मुंह बसोर गई। अम्मी, मैंने नहीं करनी अरेंज मैरिज, मैं लव मैरिज करूंगी। हाले के कहने की देर थी कि एक उड़ता जूता इसकी कमर को लगा तो वह करा उठी, जबकि असफद यार कहका लगाकर हंसा था। करवाती हूँ मैं तुम्हारी लव मैरिज, सकीना बेगम गुस्से से कहकर वहां से चली गई। जबकि असफद यार हंसता हाले के पास आकर बैठा और इसके गिर्द अपना बाजू बांधा। उसकी शरारती बहन इतनी जल्दी बड़ी हो गई थी कि अब इसकी शादी का वक्त आ गया था। ये सोचकर इसकी आंखें नम हुई। इसने बेसाख्ता हाले का सर चूमा। क्या वजह है भाई, क्यों इनकार कर रही हो तुम? खुद को संभालते इसने हाले की जानिब मुतवज्जा होते कहा। बस वैसे ही यार, मुझे नहीं करनी। हाले से जब कोई बहाना नहीं बना तो वो बोली। पता नहीं वो कोई इनकार कर रही थी जबकि दिल तो राजी था। पता नहीं वो क्यों इनकार कर रही थी जबकि दिल तो राजी था, मगर फिर भी वो पता नहीं क्यों नखरे कर रही थी। भाई ये तो कोई बात ना हुई। वैसे भी एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है ना, तो ज़ुहान क्यों नहीं? और वैसे भी वो एक अच्छा इंसान है, खुश रखेगा तुम्हें। इतने इतने अच्छे इंसान को हाथ से तो ना जाने दो, बल्कि कब्जा कर लो फ़ौरन। असफद ने शरारत से कहा असफद ने शरारत से कहा तो वो हंसने लगी। असफद यार ने मोहब्बत से इसकी हंसी को देखा। ठीक है, अगर तुम कह रहा है तो मैं मान जाती हूँ। हाले ने यूं कहा जैसे असफद पर एहसान कर रही हो। इसकी बात पर असफद ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा तो वो हंसती। लैला लैला लोग जब घर पहुंचे तो ज़ुहान ने बेचैनी से उनकी जानिब देखा, मगर लैला की खुशी से उछलते कूदते ना देखकर इसको काफ़ी मगर लैला की खुशी से उछलते कूदते ना देखकर इसका दिल काफ़ी घबराया था। ज़ुहान का चेहरा देखकर लैला ने इसकी बेचैनी का अंदाज़ा लगाया। वो लोग कह रहा है कि हम सोच कर बताएगा, लैला ने कहा तो ज़ुहान का चेहरा बुझ गया, जो कि इन सब ने काफ़ी महसूस किया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा सब। खानज़ादा साहब ने से तसल्ली दी और उठकर चले गए, जबकि सुहान को तो अभी भी डर सता रहा था कि कहीं वो इनकार न कर दें। उनको जवाब देने के बाद असवद यार ने अपनी अम्मी से बात की कि वो हाँ करते, साथ ही लाला का हाथ भी मांग ले। जिस पर सकीना बेगम ने कबीर साहब से बात की और दोनों ने असवद की खुशी को मद्देनज़र रखते लाला के घर वालों से इस बारे में बात की। लाला तो काफ़ी हैरान थी कि अचानक से ये सब क्या हो गया, जबकि दिल का एक कोना बेहद खुश भी था। समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। फरहान खुद हद से ज़्यादा हैरान था कि असफदियार हाले का भाई है, क्योंकि जोहान तो असफदियार से मिला था मगर अरहान नहीं मिला था। अरहान के बताने पर कि असफद एक सीक्रेट एजेंट है। लैला तो गश खाकर गिरने को थी, मगर फिर इसने शादी के लिए हाँ कर दी, जिसे सुनकर असफद यार फूले नहीं समा रहा था। बाद में लैला ने हाले को कॉल करके सही सुनाई कि इसने इसे ये क्यों नहीं बताया कि इसका भाई एक आर्मी ऑफिसर है, जिस पर हाले ने असफद के मना करने का बताया और बिलाकर इसे मना ही लिया। तीनों जोड़ियों की शादी एक ही दिन होने को तय पाई थी, जिसका इंतज़ार ज़्यादा तवील नहीं था। आज उन सब का निकाह था। लड़कियां तो तीनों ही बेहद घबराई थी, मगर तीनों लड़के हद से ज़्यादा खुश थे। मानो खुशी इनके चेहरे से टपक रही थी। खानज़ादा साहिब ने अरहान और ज़ुहान दोनों को इकट्ठे एक अलहदा कमरे में बुलाया और दोनों को पास बिठाया। मेरे बच्चों, आज तुम दोनों के साथ एक जान जुड़ने वाली है। ये बात हमेशा याद रखना कि वो अपना घर, अपने रिश्ते, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आ रही है। कभी इनको तकलीफ़ मत देना। हमेशा उनसे प्यार से बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खानदादा साहब ने पहले नरमी से और आखिर में तनबीह करते इन दोनों को कहा तो वो दोनों हंस दिए थे। फिक्र मत करे बाबा, हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। दोनों मोहब्बत से बोले और उठकर खानदादा साहब के गले लग गए। निकाह का वक्त आ पहुंचा था। मौलवी साहब सबसे पहले असफद यार और लैला का निकाह पढ़वाया, फिर हाले और जोहान का, उसके बाद अरहान और नैन का। मनचाही औरत से निकाह हो जाए तो वो 70,000 हूरों से भी ज़्यादा अजीज़ होती है। सारे ही अपने रब के बहुत शुक्रगुजार थे।
इन सब की शादी के बाद समीर भी अपने घर वालों को लेकर ज़ैनब के घर चला गया। शकील साहब की तो आंखें नम हो गई थी। कहाँ उम्मीद थी अपनी बेटी को इतने अच्छे इंसान के साथ ब्याहने की। अपने रब के बेहद शुक्र करते इन्होंने ज़ैनब का रिश्ता उसके साथ पक्का कर दिया। अरहान की प्रमोशन हो चुकी थी, जबकि ईशा जलाल और अजमेर जैसे शैतानी सिर्फ इंसान अब उनकी ज़िंदगी से दूर हो चुके थे। अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। वो सब अल्लाह का जितना शुक्र अदा करते उतना ही कम था। 3 महीने के बाद, तुम अब हमसे बात मत करना, लैला ने गुस्से से कहा तो असफद यार बौखलाया था। मगर मैंने क्या किया? असफद ने बेचारी सी शक्ल बनाकर कहा। हमने तुमको बोला था ना कि तुम अब मीरब से बात मत करना, फिर क्यों की? लैला ने गुस्से से इसे घूंसा मारा, जैसे सालिम ही निकल जाएगी। लैला ने गुस्से से इसे घूरा, मानो सालिम ही निकल जाएगी। यार अब वो बुला रही थी तो मैं क्या करता? असफद ने मुस्कुराहट जब्त करते मासूम बनते कहा। चले जाओ तुम, हमको तुमसे बात नहीं करना, लैला गुस्से से कहते वहां से चली गई, जबकि असफद यार बौखला कर उसके पीछे भागा। थोड़ी दूर से ये मंजर देखते हुरम और आर्यान मुस्कुरा दिए थे। देखो बेचारा कितना शरीफ है, और इसकी पठानी ने इसकी क्या हालत कर दी है। आर्यान ने इसे तंग करते कहा था। तो माड़ा, तुम्हारा क्या मतलब है? हम पठानिया जालिम होता है? हाँ। हुरम ने दोनों हाथ कमर पर टिकाए इसकी जानिब मुड़ते कहा था। अरे नहीं मेरी जान, मैंने तो ऐसे थोड़ी कहा है। आर्यान ने फौरन से इसे सफाई देते कहा था। तुम जाओ, अब हम तुमसे बात मत करना। तुम जाओ, अब हमसे बात मत करना। हुरम गुस्से से पैर पटकते वहां से चली गई थी। हाय मेरी पठानी, मुझसे फिर नाराज हो गई। हुरम यार बात तो सुनो। यहाँ पर ये नावल ख़त्म होता है। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट नावल में। कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट नावल कौन सा होना चाहिए जो पहले से यूट्यूब पर मौजूद ना हो एज ए वॉइस ओवर। फिर हम उसके राइटर से बात करेंगे, अगर उसने परमिशन दे दी तो हम वो नावल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नावल में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।